हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का लेक्चर 3 डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जुलाई 2018 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाता है, एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार, या फिर क्वेश्चन पैटर्न क्या था पिछली बार, कितना टफ था, कितना जनरल था। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था 2018 में, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज नोन एज द काम ऑफ कैंसर। तो आप लोगों ने अश्व अक्षांश सुने होंगे। अश्व अक्षांश बेसिकली क्या है आपका, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाए जाने वाली हवाएं हैं। जो क्या होता है, यहाँ से क्या है, हवाएं नीचे उतरना शुरू करती है, और यहाँ से हवाएं नीचे उतरना शुरू करती है तो यहाँ पर हवाओं का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रीजन है आपका 30 से 35 वाला, ये क्या कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवाएं जो है उसमें क्षैतिज गति नहीं होती है, तो एक बैरियर का काम करते हैं। और पुराने टाइम में क्या था, जब ट्रेडर्स क्या करते थे, व्यापार करते थे, ये स्टोरी है इसके साथ जुड़ी हुई, व्यापार करते थे तो अपने घोड़ों को जब यहाँ पर लेकर जाते थे नक्षांशों में, तो समुद्र को पार करते हुए वो क्या करते थे, उनको नहीं आगे ले जा पाते, क्योंकि घोड़े आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनको गति नहीं मिल पाती थी। तो वो उन घोड़ों को समुद्रों में फेंक देते थे ताकि उसका वजन कम हो जाए और वो उसको आगे तक लेकर जा पाए। तो इससे ये अश्वक्षांश कहलाता है। और ये जो काम ऑफ कैंसर है, ये लगभग जो आपका अश्व अक्षांश है इसके पास है। तो इस जो आपका 25 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, उसको क्या कहा जाता है, कर्क प्रशांत मंडल कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कर्क प्रशांत मंडल जो है वो बेसिकली किससे जुड़ा है, आपका जो आपका अश्व अक्षांश है उससे जुड़ा हुआ है। और अगर साउथ की बात करें तो साउथ में ये क्या कहलाता है, काम ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित करना है, और जो जितने भी यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको इसमें मिसमैच करना है कि कौन सा किसके साथ ठीक है। अब एक यहाँ जो आपका स्लिंग साइक्रोमीटर है, इसको आर्द्र और शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली क्या नापता है, आपकी ये सापेक्ष आर्द्रता को नापता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप प्रैक्टिकल का पोर्शन आपने किया होगा तो उसमें जो आपका हाइग्रोमीटर है उसके बारे में बताया जाता है, आर्द्र और शुष्क बल्ब जो तापमान को मापता है तो वो सापेक्ष आर्द्रता को देखता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है पेडोमीटर। तो पेडोमीटर एक क्या है, एक उपकरण है या फिर एक डिवाइस है जो क्या नापता है, हमारा जो एक फुट होता है या हमारा एक जो पैर का और दूसरे पैर का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को ये क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। तो पेडोमीटर बेसिकली क्या नापता है, दूरी नापता है। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये जुड़ा हुआ है आपके जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है उससे रिलेटेड। तो ये बेसिकली क्या नापता है, रेडिएंट जो एनर्जी होती है उसको नापता है। इसके बाद जो पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर क्या नापता है, आपकी सोइल डेंसिटी या फिर मिट्टी का घनत्व है उसको मापने का काम करता है। अब ये मैंने यहाँ पे आपको दो जो आपके डिवाइसेस हैं वो दिखाए हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर कैसा दिखता है, जो क्या है आपका जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको बताता है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 3D एक्टिव करके, तो ये क्या है आपका पेडोमीटर, जो क्या मापता है, आपका जो फुट है उसका डिस्टेंस मापता है। मैच वाला क्वेश्चन इसमें आया था, जिसमें आपको दोनों में से देखना था कौन किसका कारक है या फिर किससे क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डीकम्पोजिशन या फिर अपघटन। डीकम्पोजिशन बेसिकली क्या है कि जब भी कोई भी एक, या तो ये लगा लो कि कोई इंसान मर गया है या फिर कोई जानवर मर गया है या फिर कोई पेड़, हर किसी का डिकम्पोज होना निश्चित होता है। और वो उसका एक स्टेज होती है पूरी, कि पहले जो जैसे कि अगर एक जानवर को हम ले तो वो जानवर अगर मर जाता है तो पहले क्या होगा, उसकी बॉडी पहले गलना शुरू होगी, उसके बाद उसमें से क्या है,
जो धीरे धीरे उसमें से लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी आंखें हैं वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से उसकी पूरी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो अपघटन बेसिकली किससे, और जो अपघटन है इसमें से एक जो है गैस रिलीज होती है, और उस गैस का नाम क्या है, मीथेन। तो मीथेन का जो आपका केमिकल जो कंपोजिशन है वो CH4 होता है। तो यहाँ पर क्या है, डीकम्पोजिशन या अपघटन किससे जुड़ा हुआ है, आपका मीथेन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या है, जो आपके पेड़ पौधे हैं ये क्या छोड़ते हैं, अपने पेड़ पौधे या इनकी पत्तियां जो हैं वो वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, या फिर वाटर जो आपका जलवाष्प है उसको आपके जो वायुमंडल है उसमें छोड़ने का जो काम होता है उसको क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन बेसिकली किससे जुड़ा है, आपके जलवाष्प से जुड़ा हुआ है। अगला जो आता है वो श्वसन का आता है। तो श्वसन बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, हमारे सांस लेने से जुड़ा। तो ह्यूमन जब भी सांस लेता है तो वो क्या ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, वो O2 को ऑब्जर्व करता है, यानी जो आपकी ऑक्सीजन है उसको लेता है, ग्रहण करता है। इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बेसिकली किससे जुड़ा है, आपके पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है, या फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में दो तीन चीजें मिली होती है। एक क्या है, आपके सूर्य से निकलने वाली जो एनर्जी है वो, दूसरा क्या है, जो आपकी पेड़ों की जो रूट्स हैं तो उसमें जो जल होता है ये, तो ये सारा मिलके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करती है। पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस लेते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद आता है, ये एक सुमेलित वाला ही क्वेश्चन था जिसमें आपको ट्रेंचेस दी हुई थी, खाइयां दी हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए महासागरीय खाइयां क्या होती है, ट्रेंचेस क्या होती है। तो महासागरों का नीतल आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने जो ओशनिक जो रिलीफ है आपने वो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये क्या, महाद्वीप मग्न तट है, फिर उसके बाद ये मग्न ढाल है, फिर उसके बाद में महासागरीय नीतल है ये। तो ये फीचर्स क्या हैं, आपके ओशनिक रिलीफ के फीचर्स हैं। तो इसमें क्या है, जो गहरी खाइयां होती हैं महासागरों के अंदर उसको क्या कहा जाता है, ओशनिक ट्रेंचेस कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि महासागरीय खाइयां क्या है, महासागरों के अंदर पाए जाने वाले जो कटके हैं उनको क्या कहा जाता है, महासागरीय खाया कहा जाता है। अब ये महासागरीय खाइयां आपको दी गई है और यहाँ पर उनकी गहराई दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी महासागरीय खाई कितनी गहरी है। तो आप लोगों को ये ध्यान भी रखना है कि जो मेरियाना जो गर्त है वो हमारा सबसे जो गहराई वाला स्थान है वो है, और वो कहाँ मिलता है, आपका पैसिफिक में मिलता है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो जैसे टोंगा दिया हुआ है, तो टोंगा जो है वो कहाँ पर मिलता है, आपका साउदर्न जो पैसिफिक है या फिर आपका जो दक्षिण प्रशांत महासागर है उसमें ये पाई जाती है। और ये मेरियाना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, महासागरीय गर्त है जो साउदर्न हेमिस्फेयर में पाई जाती है। तो टोंगा की जो आप ये बोले कि इसकी गहराई है ये कितनी है, 10,880 मीटर। इसके बाद क्यूराइल कमचटका। तो क्यूराइल कमचटका जो है ये भी क्या है, ओशनिक ट्रेंच है, और जो आपका टोंगा है ये भी ओशनिक ट्रेंच है। क्यूराइल जो कमचटका जो आपकी ट्रेंच है ये बेसिकली कहाँ मिलती है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में मिलती है, जो आपका उत्तर पश्चिमी जो पैसिफिक है वहां पर ये पाई जाती है। और ये क्या है, ये आगे चलकर जो जापान जो ट्रेंच है उसके साथ मिल जाती है। तो इसकी जो गहराई है वो 10,500 मीटर पाई जाती है। जो फिलिपाइन आइलैंड है उसके पास आपका क्या मिलता है, फिलिपाइन जो आपकी डीप है वो पाई जाती है, और इसको मिडनाओ ट्रेंच भी कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिडनाओ डीप भी इसको बोला जाता है। और ये क्या है, अंडर सी ट्रेंच है, और ये बेसिकली फिलीपींस जो द्वीप समूह है आपके उसके ईस्ट में स्थित है, तो इसके पूर्व में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम इसकी जो गहराई की बात करें तो ये जो है ये 10,540 मीटर गहरी है। इसके बाद रोमन ट्रेंच है। तो रोमन जो ट्रेंच है वो बेसिकली
आपकी कितनी गहरी है, 7,760। इसको हम मैप में भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका जापान है और यहाँ पर आपका फिलीपाइन है। और ये जो है, ये ट्रेंच क्या है, आपकी फिलीपाइन ट्रेंच है। इसके बाद यहाँ ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर अगली ट्रेंच मिलेगी, इस जहाँ आपका कमचटका प्रायद्वीप है वहाँ पे। इसके बाद यहाँ नीचे आप आओगे तो नीचे आप यहाँ देखो, न्यूजीलैंड से जब आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, टोंगा ट्रेंच है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है। और यहाँ पर आपकी कौन सी ट्रेंच पाई जाती है, यहाँ पर रोमनेस ट्रेंच पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सौरमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपने सुना भी होगा, जीवाश्म ईंधन से क्या निकलता है, CO2 निकलता है मोस्ट ऑफ। अम्ल वर्षा के लिए आप जैसे जानते हैं कि इसके लिए दो गैसें मुख्य रूप से ज़रूरी है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, यानी आपका SO2, और दूसरी कौन सी है, NOx। इसके बाद आपका जो वैश्विक ऊष्मन है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए वाटर वेपर्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, या फिर आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, या फिर आपका जो ये ओजोन हो गया, ये बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार है वो कहाँ मिलते हैं, आपके ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वहाँ पर पाई जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा, इसका ऑप्शन A ठीक होगा। जो आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके नाइट्रोजन के लिए। इसके बाद आता है नाज़का प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, या फिर नाज़का पटल जो है वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये बेसिकली पूर्व की ओर बढ़ रहा है। नाज़का प्लेट का आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कहाँ, तो जो नाज़का प्लेट है ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो ये पार्ट है, यहाँ पर आपकी नाज़का प्लेट पाई जाती है। और ये नज़का प्लेट जो है ये क्या है, आपका ईस्ट की तरफ जा रही है, जो इसमें क्या कर रही है, धसाव का कार्य कर रही है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सबडक्शन जोन बोला जाता है। तो ये प्लेट जो है सबडक्शन का काम कर रही है, यहाँ पे इसमें धसती जा रही है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये नाज़का प्लेट है और ये आपका साउथ अमेरिका है। और इसका जो मूवमेंट है ये साउथ अमेरिका की तरफ है। भारी प्लेट होने की वजह से ये प्लेट बेसिकली क्या है, जो आपकी कॉन्टिनेंट की जो हल्की प्लेट है उसके नीचे धस रही है। ओशियन आपका फ्लोर है, उसमें कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर कौन सा तट कहाँ पर है। भूमि से समुद्र तक वेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट वन इन द लिटोरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या है उसमें। तो ये आपका ओशियनिक पार्ट है और ये ऐसे यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से ये क्या है, आपका जलीय भाग। तो ये यहाँ तक रहेगा। अब क्या होता है कि आपका ये जो तल है, यहाँ पर यहाँ से एक पार्ट निकलेगा, उसके बाद ये क्या कहलाता है आपका, यहाँ से लिटोरल जोन। इसके बाद लिटोरल जोन से और आपका कोस्टल तक, तो ये कहलाता है आपका कोस्टल पार्ट। और इसमें आपका महाद्वीपीय मग्न तट हो गए, महाद्वीपीय मग्न ढाल हो गए। तो सबसे पहले जो आपका महाद्वीप है, जो आपका मग्न तट खत्म हो जाता है और मग्न ढाल खत्म होने के बाद जो शुरू होता है उसको बोलते हैं बैक शोर। उसके बाद आता है फोर शोर, इसके बाद नियर शोर और इसके बाद ऑफ शोर। तो ये आपका एक सीक्वेंस है, BFNO, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, BFNO, बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर और ऑफ शोर। तो ये आपका इसका, तो इस ऑप्शन क्या आएगा, ठीक, बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर और ऑफ शोर। तो पहला इसका A ऑप्शन जो है वो
करेक्ट होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आई होप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।